हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड टुडे वी विल डू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फिजिक्स में पहले ये चैप्टर नंबर 9 होता था, लेकिन अब इसका नाम चैप्टर नंबर 8 कर दिया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे पास है कि जो फर्स्ट बुक में हमने जैसे पढ़ा था कि जो अप्लाइड फोर्स होती थी, तो अप्लाइड फोर्स का नाम यहाँ पर चेंज होकर डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो है, अब ये एक न्यू नेम कहेंगे हम अप्लाइड फोर्स का। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। मान लिया जाए आपने किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स दी। तो अगर आप किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं तो इसका मतलब है कि वो अप्लाइड फोर्स ही है। डिफॉर्मिंग फोर्स के देने से अगर बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो डिफॉर्मेशन को बोला जाता है दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन डायमेंशन, और यू कैन से चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स थी। अगर आप किसी बॉडी पर अगर अपनी अप्लाइड फोर्स करते हैं, ठीक है ना, तो अप्लाइड फोर्स के देने से अगर बॉडी के अंदर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो ऐसे प्रोसेस के अंदर बॉडी अगर रीस्टोर कर लेती है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, तो उस प्रोसेस के अंदर बॉडी को कहा जाएगा इलास्टिक बॉडी। ठीक है। और इस फिनोमिना को बोला जाएगा दैट इज इलास्टिसिटी। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलास्टिक बॉडी, और यू कैन से इलास्टिसिटी। कहा जाता है कि ये ना, अगर बॉडी रीगेन कर लेती है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, शेप एंड साइज को, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इलास्टिसिटी। जैसे अगर मैं किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करता हूं, तो स्ट्रेच करने से मतलब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स दी है, और बाद में वो अगर रीस्टोर कर लेती है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में जो रबर बैंड है वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है। अच्छा, तो कहता है कि जैसे इफ अ बॉडी रीगेन, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम, इट्स ओरिजिनल size and shape after the removal of deforming force, it is said to be as elastic body। ठीक है। तो ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। एंड दिस फिनोमिना, और यू कैन से दिस प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। आई होप कि आपको यहाँ तक ये वाला जो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको ये सारा पार्ट क्लियर होता है। क्लियर है? तो ये है इलास्टिसिटी। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ वी स्ट्रेच अ रबर बैंड, ठीक है, तो अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो इसका एग्जांपल ये बनता है। अगर हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करके उसको रिलीज कर देते हैं, रिलीज इन द सेंस कि दोबारा ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करते हैं, हमने तोड़नी नहीं है रबर बैंड को, तो उस प्रॉपर्टी में अगर बॉडी वो रिस्टोर कर लेती है तो वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो उसका मतलब क्या होता है? तो कहता है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन तो कर लेती है, लेकिन ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होना चाहिए। क्विक प्रोसेस का मतलब क्या है? बहुत ही इमीडिएटली काम होना चाहिए, कि सो दैट कि आपने एक अप्लाइड फोर्स दी, अप्लाइड फोर्स के देने से
बॉडी तुरंत अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई। जैसे आप सोफे पर बैठते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं। अब आप मान लीजिए 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, लेकिन 3 घंटे के बैठने के साथ ही जैसे आप उठते हैं उस सोफे से, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल क्विकली उसी शेप में आ जाती है। तो ऐसी बॉडी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहा जा सकता है। लेकिन उससे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपके घर में कोई नया फ्रिज आता है, नया टीवी आता है, तो वो एक बॉक्स में आता है ना। उस ब्राउन कलर के बॉक्स के ऊपर एक वाइट कलर की पट्टी लगी होती है, और जिस स्कूल में आप जाते हैं तो बैग टांग कर जाते हैं, उस बैग के पीछे जो बद्दी लगी होती है, ठीक है, ब्लैक कलर से, वो एक क्वार्ट्ज फाइबर की बनी हुई है। ठीक है ना, तो वो जो क्वार्ट्ज फाइबर है वो ज्यादा लोड सह सकता है। जो ज्यादा लोड सह सकते हैं वो ज्यादा इलास्टिक होते हैं। ठीक है ना, लोड सहना मतलब जो ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स सह रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या रहेगा? कहता है कि इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप completely and immediately after the removal of deforming force। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं क्वार्ट्ज फाइबर। कि कोई भी एक बॉडी अगर कोई क्वार्ट्ज फाइबर मटेरियल की है तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में आएगा। अब इसके बाद होता है एक प्लास्टिसिटी टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को कैसे करेंगे? कहता है अगर मान लिया जाए अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स दे रहे हैं किसी बॉडी पर, और बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाता है। अगर ये डिफॉर्मेशन हो जाता है तो बॉडी के अंदर चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, और बॉडी डू नॉट रिस्टोर। क्या बोला मैंने? बॉडी डू नॉट रिस्टोर करती है, मतलब बॉडी रीगेन नहीं करती है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को। ऐसे प्रोसेस में बॉडी जो होगी वो प्लास्टिक बॉडी हो जाएगी। और इस फिनोमिना को, इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ये प्रोसेस? अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं। कहता है कि इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स शेप एंड साइज even after the removal of deforming force, that is called an applied force, it is said to be plastic body। and this property is called plasticity। समझ में आइए? तो इसके एग्जाम्पल हैं, लाइक जैसे आप च्युइंगम चबाते हैं, ठीक है ना, बच्चे आजकल के च्युइंगम वगैरह खाते हैं, तो जो च्युइंगम होती है उसको आप लगातार उस पर कुछ ना कुछ फोर्स दे रहे हैं बाय योर टीथ। तो जैसे जैसे आप उसको अपने हाथों से पकड़ के बाहर की तरफ, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उसको बाहर की तरफ निकालते हैं, तो उसको स्ट्रेच होती चली जाती है ना। क्या वो रिगेन करती है अपनी ओरिजिनल शेप को अपने आप? नहीं, उसके अंदर स्प्रिंग थोड़ी ना लगा हुआ है। तो ये कहता है कि है ना, ऐसा बॉडी जो अपनी बॉडी को रीगेन ना कर पाए उसे हम प्लास्टिसिटी और एक तरह से प्लास्टिक बॉडी की कैटेगरी में डालते हैं। तो एग्जाम्पल है, इफ वी स्ट्रेच
a piece of chewing gum and release it, it will not regain its original shape and size. समझ में आया ये? तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. द नेक्स्ट वन इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. तो ये कहता है कि अगर कोई भी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होगी, वो अपने आप अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी. ठीक है ना? तो ऐसी बॉडी को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहा जाएगा. ठीक है, जैसे आटे के रोल बनाती है मम्मी, पुट्टी कहते हैं जिसे. और वैक्स, जैसे आप कैंडल जलाते हैं, कैंडल जलने के बाद जो नीचे मोम बन जाता है, तो क्या वो दोबारा रिस्टोर होके वैसी शेप ले लेगा जैसे पहले थी? नहीं. तो अपने आप वो रिस्टोर नहीं करता, वो सूख जाता है, सॉलिड हो जाता है. ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे. अच्छा, तो ये वाले लेक्चर में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी से. तो एक वर्ड याद रखना, जो ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स सह लेता है. ठीक है ना? जो ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स को सह लेता है, तो वो ज्यादा इलास्टिक होता है. एक एग्जांपल के तौर पे कहता है, विच इज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है विच इज मोर इलास्टिक, एयर और वाटर. क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं 1 1 मार्क्स में. तो क्या बोलेंगे हम? कहता है कि जो एयर इलास्टिक है या वाटर इलास्टिक है, तो आंसर है वाटर इज मोर इलास्टिक. वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर. ऐसा क्यों? वाटर इसलिए ज्यादा इलास्टिक है बिकॉज एयर इज कंप्रेसिबल बट वाटर इज इनकम्प्रेसिबल. समझ में आया? जिसके कारण वाटर इज मोर इलास्टिक है. एक और क्वेश्चन है, कहता है विच इज मोर इलास्टिक. तो आंसर है, सॉरी, इसमें हम एक और चीज डालनी है कि दैट इज स्टील और रबर. स्टील और रबर में से कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो इसका आंसर है कि जो स्टील है ना, वो ज्यादा इलास्टिक है देन रबर से. ऐसा क्यों? स्टील की प्रॉपर्टी होती है ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स सह लेता है, अप्लाइड फोर्स को सह लेता है. स्टील की अगर मान ली मेरे पास कोई रॉड है और एक रबर की रॉड है, तो रबर की रॉड एक टाइम के बाद टूट सकती है, पर स्टील जो है वो ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स सह लेता है. तो ये चीज याद रखेंगे, तो स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है. आई होप कि आज के लेक्चर में आपको इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में डिफरेंस समझ में आता है. थैंक यू वेरी मच.